हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस। तो इट्स एग्ज़ाम टाइम दोस्तों, ये एग्ज़ाम टाइम है, ठीक है। 12 बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 2025 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, यानी चाहे आप साइंस से इकोनॉमिक्स रखे हो या आर्ट्स से या कॉमर्स से। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 42 क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है। चाहे आप जैक बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, या ऑल स्टेट बोर्ड यानी किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, अगर आप 12 में हो और एग्जाम देने वाले हो तो ये सेशन आप लोग के लिए बेस्ट साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टारगेट की बात करता हूँ। पहले माई टारगेट, मेरा टारगेट क्या है कि 500 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 80% प्लस मार्क्स इस बार आना चाहिए 12 बोर्ड में, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है। तो आप लोग भी लगे रहे, आपका टारगेट पूरा कराने का काम मेरा है और मेरा टारगेट पूरा कराने का काम आपका है। तो चलिए दोनों का संघर्ष है और दोनों मिल के कुछ अच्छा करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज मिस्टर मुकुंद नहीं है, स्कंद है, ठीक है। मिस्टर स्कंद कुमार वांट्स टू स्टडी द नेशनल इनकम, ठीक है। मिस्टर स्कंद जो है वो राष्ट्रीय आय को मतलब पढ़ाई करना चाहता है। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विल ही हैव टू स्टडी, तो उसका इकोनॉमिक्स का कौन सा ब्रांच होगा बताइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन डी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये है एक तरह से फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में वो पढ़ेगा, क्योंकि वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो वन का राइट आंसर, वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बताइए इनमें से कौन सा एक नेशनल इनकम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन ए ट्रांसफर इनकम, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऑप्शन सी फैक्टर इनकम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये एक तरफ से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑप्शन ए एबंडेंस, ऑप्शन बी कन्वेनियंस, ऑप्शन सी स्कार्सिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्कार्सिटी, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बताइए इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मिल्क परचेज बाय ए डायरी शॉप, सी ए नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ऑप्शन डी ए नॉन ऑफ द अबव। बताइए इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसफर इनकम, बताइए इनमें से कौन सा एक ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। ऑप्शन ए रेंट, ऑप्शन बी वेजेस, ऑप्शन सी लैंड, ऑप्शन डी स्कॉलरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्कॉलरशिप एक तरह से ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्कॉलरशिप। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, बताइए। ऑप्शन ए इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, बी है रशियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, नॉन ऑफ द अबव। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। ये एक तरह से क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑकर्स, बताइए ग्रेट यानी कि महामंदी कब आया था, ठीक है। 1929 एंड 30, 1934 एंड 35, 1938 एंड 39, 1941 एंड 42। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 और 30। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट स्टेइंग फॉर 5 days इन इंडिया, इंडियंस स्टेइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन यूके एंड नॉन ऑफ द अबव।
तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन यूएसए, यानी कि भारत के वैसे लोग जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं कहाँ पे? इंडियन एम्बेसी में, अमेरिका में, ठीक है। वो एक तरफ से नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। वो जितना भी कमाएगा वो पैसा तो हमारे देश ही आ रहा है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसफर इनकम, बताइए इनमें से कौन सा एक ट्रांसफर इनकम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, वेजेज एंड सैलरीज, पॉकेट मनी पेड टू चिल्ड्रन, बताइए इनमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेजेज एंड सैलरीज। ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। वेजेज यानी कि आपको जो पैसा मिल रहा है, सैलरीज ये आपका मेहनत आना है, ठीक है। लेबरियस यानी कि आपका मेहनत का पैसा है, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रांसफर इनकम नहीं है। बाकी स्कॉलरशिप ट्रांसफर है, और जो बूढ़े लोगों को पेंशन मिल रहा है वो भी ट्रांसफर इनकम है, और पॉकेट मनी पेड चिल्ड्रन ये भी एक ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर, मिस्टर तिवारी वांट्स टू स्टडी नेशनल इनकम, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विल हैव टू स्टडी, बताइए मिस्टर तिवारी जो है ये चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक्स कौन सी शाखा को पढ़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर, इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड है, बताइए इकोनॉमी क्लासिफाइड किया जाता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, या ऑल ऑफ दिस। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये तीनों फैक्टर पे यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाता है इकोनॉमी का। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 30 नंबर, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर, बताइए इनमें से कौन सा मल्टीप्लायर नहीं है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर, विच टाइप ऑफ कंसेप्ट इज ट्रांसफर इनकम, बताइए इनमें से कौन सा ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट है? अर्निंग कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, पेमेंट कॉन्सेप्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। 15 नंबर, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, बताइए फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, या सैमुअलसन, या फिर हिक्स। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेएम कीन्स, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेएम कीन्स। 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए इनमें से कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है इंडिया का? ऑप्शन ए, इंडियन स्टेइंग इन यूके फॉर वाचिंग क्रिकेट मैच। ऑप्शन बी, जापानीज स्टेइंग इन यूएसए फॉर विजिटिंग रिलेटिव्स। ऑप्शन सी, रशियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बताइए इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है? ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसेड, नॉन ऑफ द अबव। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर, हु यूज द वर्ल्ड माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम, बताइए हु यूज द वर्ड माइक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम? रेनर, फ्रीज, बोल्डिंग, कीन्स एंड मार्शल, बताइए किन्होंने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेगनर फ्रीज, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेगनर फ्रीज। 19, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, बताइए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑल ऑफ द दिस, ठीक है। यानी कि देखिए हमारे देश का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि मतलब क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, या फिर कैसे जो गुड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब क्या उत्पादन करें, ये हमारे देश की सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्केट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइनल गुड्स आर नेदर, बताइए फाइनल गुड्स कभी नहीं है, कौन सा? रिजल्ट, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इनसाइड, प्रोडक्टिविटी बाउंड्री एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो फाइनल गुड्स होते हैं जिसपे सारा खर्चा हो चुका और उसको कोई नया चीज़ बना के नहीं बेच सकते, जैसे मान लीजिए आपने साइकिल लिया, बाईसाइकिल,
ठीक है, तो वो आपका एक तरह से फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, आपने मोबाइल लिया, वो भी एक तरह से फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि आप मोबाइल जो है नया इनोवेटिव करके आप नहीं बेच रहे। ठीक है, मोबाइल बेचिएगा तो वो सेकंड हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21, द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड leads to seasonal unemployment, voluntary unemployment, involuntary unemployment and frictional unemployment। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि बोला कि डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22, मल्टीप्लेयर इज द रेशियो ऑफ, बताइए, मल्टीप्लेयर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इंटरेस्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड्स रेसिडेंट लिव्स और वर्क्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑप्शन बी, रेसिडेंट ऑपरेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द प्लेस। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर। 24, फाइनल गुड्स है, बताइए फाइनल गुड्स क्या है? डायरेक्ट डिमांड, डेरिव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, नॉन ऑफ द अबव। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट डिमांड होता है फाइनल गुड्स। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉलो वेरिएबल, बताइए इनमें से कौन सा है जो फॉलो वेरिएबल नहीं है? सेविंग, वेल्थ, इनकम, इन्वेस्टमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, वेल्थ। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, वेल्थ। 26, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स दैट, बताइए अगर किसी वस्तु का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा खर्चा है मार्केट प्राइस से, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है सब्सिडीज को लेकर, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीजेस सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस सब्सिडीज। बताइए, तो 26 ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना कम है, सब्सिडीज मतलब ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तो राइट आंसर 26 का सी नंबर होगा। ठीक है, 26 का सी नंबर। चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला कि ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपको फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस में होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो खर्चा आता है, जैसे आपने मान लीजिए ये साबुन बनाना है, साबुन बनाने के लिए जो सामग्री यूज होगा उसका खर्चा, फैक्ट्री लगाए उसका खर्चा, लेबर का खर्चा, बिजली का खर्चा, मशीन का खर्चा, ये सब फैक्टर कॉस्ट में आता है। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब है कि उसमें आपका टैक्स लगेगा और सब्सिडी लगेगा। टैक्स मान लीजिए 2 रुपया लगा, ठीक है, और सब्सिडी मान लीजिए 1 रुपया लगा, तो -1 रुपया, तो यहाँ पे 1 ही रुपया गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज दोनों इंक्लूड होगा। दोनों इंक्लूड हो जाएगा तो उसको मार्केट प्राइस कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनल गुड, बताइए इनमें से कौन एक फाइनल गुड नहीं है? मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड and machinery purchased by firms and milk purchased by sweet shop owner, all of the above। बताइए इनमें से कौन सा जो है फाइनल गुड नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जो है फाइनल गुड नहीं है, मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप ओनर। ठीक है, बताइए स्वीट शॉप वो मीठा बनाएगा। फाइनल गुड्स का मतलब है जिसको हम लोग खरीदें और उससे कुछ और चीज़ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो दुकानदार है, इसने मिल्क खरीदा, दूध खरीदा, और इससे वो स्वीट शॉप में काम करता है, तो स्वीट शॉप में वो क्या बनाएगा? स्वीट्स बनाएगा। ठीक है, मिस्टीज, तरह तरह के जो स्वीट्स आते हैं वो बनाएगा। ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स नहीं है दूध। चलिए अगला क्वेश्चन 28, ए चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन ए ईयर, मतलब 1 ईयर, फॉर द पर्पस ऑफ हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बताइए एक चाइना के व्यक्ति जो भारत में रहा है 1 साल के लिए, तो उसका एक्टिविटी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द। ठीक है, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो, क्योंकि 1 साल रहने पे भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, यहाँ पे वो आए तो कुछ ना कुछ खरीदे होंगे जरूर, तो यहाँ की करेंसी में खरीदे होंगे, तो यहाँ के इनकम में वो चीज़ शामिल होगा। ठीक है, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 28 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज नॉन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, बताइए। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। 30 नंबर, व्हेन वाज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर कीन्स पब्लिश्ड, बताइए। प्रोफेसर कीन्स ने जो फेमस बुक पब्लिश किया था वो कब किया था? 1930, 1931, 1936, 1934। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1936 में किया था, ठीक है। चलिए 31, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर, बताइए। इनमें से कौन सा मल्टीप्लायर नहीं है? ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ऑप्शन बी फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन सी मॉनिटरी पॉलिसी, ऑप्शन डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरी पॉलिसी। 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल गुड, बताइए। फाइनल गुड अभी मैंने बताया था, फाइनल गुड का मतलब है कि उस पर फैक्टर कॉस्ट लग चुका है और उस पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स साथ में सब्सिडी भी दिया जा चुका है, तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलेंगे, जिसको हम लोग अंतिम उपयोग के लिए लाते हैं घर में खरीद के। जैसे आपने कलम लाया, आपने कॉपी खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, ये एक तरह से फाइनल गुड है, ठीक है। इस पर और कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट उपयोग किया जाएगा। चलिए ऑप्शन ए, चॉक परचेज बाई इंस्टीट्यूशन, मिल्क परचेज बाय डायरी शॉप ओनर, कोल्ड ड्रिंक्स परचेज बाय लोकल शॉप ओनर फॉर रिसेल, आइसक्रीम परचेज बाय शॉप ओनर फॉर सेल्फ कंज्यूमशन, बताइए। तो इनमें से कौन सा फाइनल गुड नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइसक्रीम परचेज बाय शॉप ओनर फॉर सेल्फ कंज्यूमशन, आइसक्रीम वो खुद खाने के लिए ले रहा है, तो वो एक तरह से फाइनल गुड। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? अच्छा, नहीं है, नहीं है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल गुड, इनमें से कौन सा फाइनल गुड है? तो यही है, डी नंबर, ठीक है। अगर आप आइसक्रीम खरीद रहे हो खाने के लिए तो ये एक तरह से फाइनल गुड है, क्योंकि आइसक्रीम पे तो आप कोई और मतलब इनोवेशन नहीं कर रहे हो, कोई और वैल्यू एडिट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इनकम, बताइए। इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम है? रेंट पेड फॉर लैंड, वेजेस पेड टू लेबर, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल। तो इसमें से सभी जो है फैक्टर कॉस्ट में आता है। अगर आप मान लीजिए फैक्ट्री बनाए, उसका रेंट पे करो, वेजेस लेबर को वेतन दे रहे हो, या इंटरेस्ट पेड ऑफ कैपिटल जो भी खरीद रहे हो उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो वो एक तरह से फैक्टर कॉस्ट में ही आता है, ठीक है। और इस पर अगर आ जाए, इस पर क्या आ जाए, अगर टैक्स आ जाए और प्लस सब्सिडी आ जाए, तो ये एक तरह से मार्केट प्राइस में बदल जाएगा, ठीक है। तो टैक्स और सब्सिडी जैसे ही एड ऑन होता है तो वो मार्केट प्राइस हो जाता है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, बताइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दिस। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें से सभी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 35, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, बताइए। ब्रोकर्स जो होते हैं ना, वो कमीशन सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड्स, वो लोग सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं, इंक्लूड इन नेशनल इनकम, बताइए। सेकेंड हैंड शामिल होता है कि नहीं होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और सी नंबर है, इट इज़ एन इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, एंड डी नंबर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एक तरह से क्या है कि इट इज़ एन इनकम अर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36, इकोनॉमी में भी क्लासीफाइड है, बताइए। इकोनॉमिक्स को क्लासीफाइड, ये क्वेश्चन में मतलब डबल हो गया, कोई बात नहीं। कैपिटलिस्ट भी होता है, सोशलिस्ट भी होता है, मिक्स भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इनकम, बताइए। इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम नहीं है? रेंट, लैंड, स्कॉलरशिप एंड बोथ, बी एन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ। बी एन सी जो है एक तरह से ये फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है। लैंड और स्कॉलरशिप फैक्टर इनकम नहीं है। अगला क्वेश्चन 38, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नॉन एज, बताइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स है। 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर इज, बताइए। सिंपल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कौन सा है? 1/1 MPC, ठीक है, 1/MPC MPS एंड 1/1 MPS एंड 1 MPC प्लस MPS, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। ये कैलकुलेटिंग और सिंपल मल्टीप्लायर
का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1/1 MPC। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, द रीजन फॉर डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, बताइए, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 41, विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज फैक्टर इनकम, बताइए, अर्निंग कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर कॉन्सेप्ट या नॉन ऑफ द अबव। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्निंग कॉन्सेप्ट। 41 का ऑप्शन नंबर ए, अर्निंग कॉन्सेप्ट। 42, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय J.M. किन्स, बताइए उनका बुक का नाम क्या है जो J.M. किन्स ने लिखा है। द वेल्थ ऑफ नेशन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, नॉन ऑफ दिस। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का बेस्ट टॉप 42 क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग 2025 में 12 क्लास में हो और आप लोग 12 का बोर्ड दे रहे हो तो ये क्लास आप लोग के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन भी बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का टारगेट होना चाहिए 80+%, ठीक है, 80% प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग 12 आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में, किसी में भी 80+ होना चाहिए। और मेरा टारगेट 500+ सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन कौन से सब्जेक्ट का क्लासेस आप लोग के लिए चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो बेस्ट साबित होगा मैं सारे क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो 500+ सब्सक्राइबर जरूर से जरूर आगे बढ़ाए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।